आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वाक्य विचार, सिंटैक्स जिसे बोलते हैं। देखो, वाक्य वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य जो शब्द होता है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को जिनसे कुछ आशय स्पष्ट हो वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द होने चाहिए। सार्थक का मतलब अर्थ होना चाहिए, उनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो ऐसे अर्थ वाले शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिनसे कुछ ना कुछ आशय स्पष्ट हो वाक्य कहते हैं। जैसे हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, तो देखो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स प्रयोग किए गए हैं वो सब अर्थ वाले हैं, यानी हर एक वर्ड का अर्थ निकलता है। तो अर्थ वाले शब्दों का एक विशेष क्रम है जिनसे कुछ आशय स्पष्ट हो रहा है। तो आशय क्या स्पष्ट हो रहा है? हमारे देश का नाम हम भारतवर्ष बता रहे हैं, ठीक है। अब वाक्य के दो अंग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है उद्देश्य, जिसे सब्जेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट। और एक होता है विधेय, जो रिमेनिंग जो होता है पूरा वाक्य, उसे विधेय कहा जाता है। यानी कर्ता जो है, कर्ता के अलावा वाक्य में जो कुछ भी निहित होता है, अर्थात कर्ता के अलावा जो है जो कुछ भी वो कार्य करता है उसके बारे में बताया जाता है, तो वो विधेय होता है। चलो आइए देखते हैं। उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? तो किसी वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, गुनगुन विद्यालय जाती है। तो यहाँ पर जो बात की गई है श्याम की और गुनगुन की, ये दोनों क्या हैं? ये देखो, श्याम और गुनगुन ये एक दोनों उद्देश्य हैं। मैंने बोला ना, सब्जेक्ट यानी कर्ता जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक प्रकार से उद्देश्य होते हैं। फिर बारी आती है देखो विधेय की। विधेय क्या होते हैं? तो किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में, यानी कि इन श्याम और गुनगुन के बारे में जो कुछ भी बात कही गई है वो विधेय कहलाती है। यानी सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी रिमेनिंग बचता है, तो पुस्तक पढ़ता है, विद्यालय जाती है, ये दोनों जो बातें हैं, ये दोनों बातें क्या कहलाएगी? आपकी विधेय। क्या कहलाएंगी? विधेय। तो आपको ध्यान होना चाहिए, उद्देश्य विधेय दो अंग होते हैं वाक्य के। पहला होता है उद्देश्य, जो सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में कहा जाता है, और दूसरा होता है विधेय, जो कि कर्ता के रूप में जो क्या कहा जाता है वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो आइए देखते हैं वाक्य के भेद। संरचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। पहले देखो, संरचना के आधार पर एक तो होता है सरल वाक्य, एक होता है मिश्रित वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही कर्ता हो और एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अतुल पुस्तक पढ़ता है, अर्णव विद्यालय जाता है, ऋषिपाल पतंग उड़ाता है और बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम अतुल एक क्या है? सब्जेक्ट है, तो एक ही क्रिया कर रहा है। अर्णव भी एक ही क्रिया कर रहा है, ऋषिपाल भी एक ही क्रिया कर रहा है और बच्चे भी एक ही क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य या मुख्य उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य अधीन आश्रित होते हैं। कहने का मतलब, एक तो मुख्य यानी प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर डिपेंड यानी निर्भर होता है, ठीक है। जैसे जो व्यक्ति धनी होता है वह हर चीज खरीद सकता है, तो जो व्यक्ति धनी होता है ये तो प्रधान वाक्य है। और जो हर चीज खरीद सकता है, ये वाला वाक्य फर्स्ट प्रधान वाले वाक्य पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। यदि वर्षा न होती तो मैं विद्यालय नहीं जाता, तो वर्षा नहीं होती तो विद्यालय कैसे जाएगा वो? प्रधानाचार्य जी ने कहा कि कल अवकाश रहेगा, तो कि कल अवकाश रहेगा डिपेंड है फर्स्ट वाले पर। जब पिताजी आएंगे तब मैं बाजार जाऊंगा, तो पिताजी आएंगे तभी तो मैं बाजार जाऊंगा, तो ये वाला डिपेंड है फर्स्ट वाले पर, ठीक है। तो ये होगा मिश्रित वाक्य। फिर आता है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र होते हुए भी किसी समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हुए हों, वो संयुक्त वाक्य होते हैं। याद रखना, इसमें दो वाक्य तो आएंगे लेकिन वो एक दूसरे पर डिपेंड अर्थात निर्भर नहीं रहेंगे। उनके बीच में और, तथा, किंतु, लेकिन, परंतु ये शब्द जरूर मिलेंगे आपको। जैसे देखो, इसमें शब्द दिए हुए हैं और, तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, इसलिए, किंतु, लेकिन। सूर्य उदय हो गया और हम भ्रमण के लिए निकल गए। आप चाय पियेंगे या आपके लिए भोजन ले आए। लुटेरे ने न केवल गरीबों को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। अनीता 8वीं कक्षा में पढ़ती है तथा उसका भाई 9वीं कक्षा में पढ़ता है। तो इन सभी में देखो आपने, ये जो योजक चिन्ह है जो अंडरलाइन किए गए, ये योजक चिन्ह समुच्चय बोधक बोलते हैं इनको। इन समुच्चय बोधक शब्दों में के द्वारा हमने दो सेंटेंस को यहाँ जोड़ तो लिया, लेकिन वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं किया। अगर डिपेंड होंगे तो वो मिश्रित वाक्य बन जाएंगे। कौन से वाक्य बनेंगे? मिश्रित वाक्य, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो,
अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। देखो, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। विधानवाचक, इसमें किसी भी कार्य का होना पाया जाता है, जैसे रजनी गाना गाती है, मनीषा नृत्य करती है। ठीक है। फिर बारी आती है, देखो, निषेधवाचक, इसमें मना करने में काम आएगा। अनुराग बीमार नहीं है, अगर इसको रजनी वाला बनाना है तो रजनी गाना नहीं गाती है, मनीषा नृत्य नहीं करती है, मैं घूमने नहीं जाता हूँ, तो नहीं नहीं आपको लगाने हैं। ठीक है। फिर बारी आती है, देखो, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक नेगेटिव, क्या संगीता गाना गाएगी, क्या तुम पढ़ने जाओगे, इसमें प्रश्न होने का बोध होता है। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक, इनमें आज्ञा देने का बोध होता है। राम तुम यहाँ आओ, आशु बाजार से सब्जी लाओ। ठीक है। फिर देखो, विस्मयादिवाचक, तो इसमें विस्मयवाचक में क्या, आहा कितना सुंदर मौसम है, अरे तुम अभी तक स्कूल नहीं गए। तो हम यह देख सकते हैं कि ये जो वाक्य हैं इनमें क्या होता है कि अर्थ के आधार पर इनके भेद होते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर रिमेनिंग है 3, इच्छावाचक। इच्छावाचक, काश मैं भी अभिनय कर सकती, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, ये मन की इच्छाएं होती है, इसलिए इच्छावाचक होती है। संदेहवाचक, इसमें शायद कल रात में पानी बरसा था, रेलगाड़ी आती ही होगी। ठीक है। एक बात का और ध्यान रखना, इच्छावाचक वाले वाक्य में अभिशाप देते हैं, किसी के लिए बुरा भी बोलते हैं, तो वो भी इच्छावाचक ही होता है ना। बहुत से कहते हैं भगवान ये तुम नरक में जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ, तो ये भी क्या है, इच्छा बोधक में ही आएंगे, याद रखना, क्योंकि वो आपकी इच्छा है, वो नेगेटिव इच्छा है, नकारात्मक इच्छा है, ये सकारात्मक इच्छा है। ठीक है। संकेतवाचक, संकेतवाचक में कंडीशनल अप्लाई होती है, यदि तुम आते तो मैं भी साथ चलती, अगर आप दवा खाते तो ठीक हो जाते, कंडीशन अप्लाई हो जाती है, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है। चलो, फिर देखो पदक्रम। पदक्रम क्या होता है, वाक्यों में प्रयुक्त विभिन्न पदों, कर्ता विशेषण कर्म संबोधन क्रिया विशेषण आदि क्रिया पूरक आदि को एक सुनिश्चित क्रम में रखा जाता है, इसी को पदक्रम कहा जाता है। ठीक है। यानी कर्ता, फिर विशेषण, फिर कर्म, फिर संबोधन, फिर क्रिया विशेषण क्रिया पूरक, ये होता है पदक्रम। ठीक है। तो कर्ता का स्थान वाक्य के आरंभ में होता है। संबोधन पद कर्ता को भी लिखा जाता है, अरे सुजाता कहाँ जा रही है। कर्म और पूरक पद कर्ता और क्रियापद के बीच में होता है, स्मृता चित्र बनाती है। कर्ता का विस्तार कर्ता पद से पहले प्रयुक्त होता है, दशरथ पुत्र राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा। कारक चिन्ह कर्ता और कर्म के बीच में लगते हैं, जैसे से, को। ठीक है। फिर छठा देखो, न या नहीं का प्रयोग होता है, जैसे मैं वहां नहीं जाऊंगी। ठीक है। अब वाक्य रूपांतरण, वाक्य रूपांतरण का मतलब था जब एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदला जाता है। तो देखो, जैसे हम यहाँ देखते हैं, सरल वाक्य को बदलना है संयुक्त वाक्य में। सुरेश रो रो कर चुप हो गया, अब इसे संयुक्त में बोलेंगे, सुरेश रोता रहा और फिर चुप हो गया। सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे, तो सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। फिर बारी आती है, देखो, सरल से मिश्रित वाक्य की। बुद्धिमान व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, अब मिश्रित, इसको डिपेंड बनाना है, जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। नीतीश ने मुझे जल्दी भोजन करने के लिए कहा, तो नीतीश ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है। फिर आती है संयुक्त से मिश्रित वाक्य में, आपने कठिन परिश्रम किया, उत्तीर्ण हो गए। आप इसलिए उत्तीर्ण हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया। मैं छोटा था इसलिए खूब खेलता था, जब मैं छोटा था तब खूब खेलता था। फिर है विधानवाचक से निषेधवाचक वाक्य, सरिता स्कूल जाएगी, सरिता स्कूल नहीं जाएगी। किशोर रोज खेलने जाता है, तो इसको नेगेटिव बनाना, किशोर रोज खेलने नहीं जाता है। ठीक है। फिर है विधानवाचक, मनीष ने यह पुस्तक पढ़ी, तो प्रश्नवाचक बनाना है, क्या मनीष ने यह पुस्तक पढ़ी। वह बहुत बुद्धिमान है, क्या वह बहुत बुद्धिमान है। निषेधवाचक देखो, निषेधवाचक से प्रश्नवाचक बनाना है, मैं खेलने नहीं गई, क्या तुम खेलने नहीं गई। रमा नृत्य नहीं करती है, क्या रमा नृत्य नहीं करती है। प्रश्नवाचक से विस्मयवाचक वाच्य देखो, प्रश्नवाचक दिया हुआ है, क्या वह इतना मूर्ख है, विस्मयवाचक बना, अरे वह इतना मूर्ख है, क्या मौसम सुहावना है, वाह कितना सुहावना मौसम है। फिर कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है, तो देखो, मैं प्रतिदिन रामायण पढ़ता हूँ, तो मेरे द्वारा प्रतिदिन रामायण पढ़ी जाती है। यहाँ जो क्रिया है वो मैं पर डिपेंड है, और यहाँ जो क्रिया है वो रामायण पर डिपेंड है। रामायण की जगह अगर मैं यहाँ पर जो है कुछ और रखता, या ग्रंथ लिखता है, यहाँ वेद आता, मेरे द्वारा प्रतिदिन वेद पढ़े जाते हैं, तो देखो चेंज हो जाएगी क्रिया। तो वह दूध पीता है, तो उसके द्वारा दूध पिया जाता है। अगर यहाँ दूध की जगह अगर चाय रखेंगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगी, उसके द्वारा चाय पी जाती है।
फिर मैं नहीं लिखता, बहुवचन मुझसे नहीं लिखा जाता। तुम अब नहीं चल पाते, तुमसे अब नहीं चला जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग क्या होते हैं, उद्देश्य और विधेय। फिर उसके बाद वाक्य का संरचना के आधार पर वाक्य जो है के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। फिर उसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखे हैं, जो 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिवाचक, प्रश्नवाचक। इस प्रकार से जो है वाक्य के भेद होते हैं। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य वाक्यों का रूपांतरण कैसे किया जाता है, इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। अब हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेसन 16 संधि, ज्वाइनिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है, संधि, दो को मिलाना यानी ज्वाइंट करना, उसे बोलते हैं ज्वाइनिंग। देखो, संधि निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है। विकार का मतलब जानते हैं आप? विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। यानी निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय, तो देखो दो शब्द है, विद्या और आलय, इनसे मिलकर के बना दिया हमने विद्यालय। जैसे मनोधन रथ, मनोरथ, प्रतिधन एक, प्रत्येक, तथा धन्यव, तथ्यव। यानी पहले जहाँ हमें दो दो वर्ड अलग अलग करके लिखने थे, वहां पर अब हमें एक एक वर्ड ही लिखना पड़ रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं, देखो संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब होता है जब संधि विच्छेद यानी जो शब्द बना हुआ उसको अलग अलग करके प्लस के रूप में लिखना। जैसे नरेश तो नर धन ईश, सज्जन किससे बना है? तो सत और जन से बना है। विद्यार्थी किससे बना है? तो विद्या और अर्थी से बना है। ठीक है, मतानुसार तो मत और अनुसार। अब संधि के भेद कौन कौन से होते हैं? संधि के स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। सबसे पहले बारी आती है स्वर संधि की। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। ठीक है, स्वर संधि के भेद 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब सबसे पहले देखेंगे हम दीर्घ संधि। देखो, दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। इसमें जो स्वर होंगे वो स्वर मिलकर के क्या बनेंगे? बड़ा बन जाएंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं हम, देखो चर धन अचर तो बन गया चराचर, आ की मात्रा आ जाती है क्योंकि अ और आ मिलके आ बनता है। मूर्धनारी मुरारी, सूर्यधन सूर्यास, परधन अधीन पराधीन। ऐसे देखो अ और आ वाला, भोजन धनालय भोजनालय, परम धनात्मा परमात्मा। ऐसे ही आ और आ वाले, महाधन आत्मा महात्मा, विद्याधनालय विद्यालय। ऐसे ई और ई वाले देखो, हरिधन इच्छा हरिच्छा, रविधन इंद्र रविंद्र। तो यहाँ देख सकते हैं बड़ी की मात्रा बन रही है सभी में। ठीक है, ऐसे देखो छोटा ई बड़ा ई मिलके भी बड़ा ही बनेगा। प्रतिधन इच्छा प्रतीक्षा, गिरिधन ईश गिरीश। ऐसे दोनों बड़ी ई मिलके भी बड़ा ही बनता है। सतीधनीश सतीश, नदीधनीश नदीश। ठीक है, ऐसे ऊ वाला देखो, गुरुधन उपदेश गुरुपदेश, सुधन उक्ति सुक्ति, भानुधन उदय भानुदय। ठीक है, अब बारी आती है गुण संधि की। गुण संधि कहती है कि जब अ या आ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा, ऊ आए तो ओ हो जाएगा और री आए तो अर हो जाएगा। तो अ और ई मिलके ए बनता है। वीरधन इंद्र वीरेंद्र, सूरधन इंद्र सुरेंद्र, धर्मधन इंद्र धर्मेंद्र, ज्ञानधन इंद्र ज्ञानेंद्र। ऐसे अ और ई मिलके क्या बनेगा? तो दिन दिन ईश दिनेश, सुरधनीश सुरेश, गणधनीश गणेश। जैसे दिनेश किसका पर्यायवाची होता है? सूर्य का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आ और ई मिलके क्या बनेगा? तो यथेष्ट ए बनेगा, राजा धनेन्द्र। ठीक है, आ और ऊ मिलके क्या बने? ओ। तो पर प्लस उपकार परोपकार, चंद्रधन उदय चंद्रोदय, महाधन उदधि महोदधि। ऐसे ही अ और री मिलके क्या बनेगा? री अर बनेगा, तो महाधन ऋषि तो महर्षि, अर की आवाज आएगी। राजधन ऋषि राजर्षि, देवधन ऋषि देवर्षि, सप्तधन ऋषि सप्तर्षि। फिर देखो वृद्धि संधि, नई संधि है। इसमें अ या आ के बाद ए या ए आए तो ओ औ और औ हो जाता है, यानी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। आ के बाद ए आए तो देखो यहाँ पर एक मात्रा थी ए, अब यहाँ पर देखो डबल मात्रा हो गई। एक धन एक एक एक, इन सभी में देखो मात्राओं में वृद्धि होगी। महाधन औषधि महौषधि, दंत धनोष दंतोष्ट,
परमदनोदार्य परमोदार्य, जलदनोद जलोद। ऐसे देखो यण संधि, यण संधि में देखो क्या होता है, जब ई के बाद असमान स्वर आए तो यह होता है अतिदन आचार अत्याचार, अतिदन अधिक अत्यधिक, अतिदन अत्यन, यदिदन अपि यद्यपि, इतिदन आदि इत्यादि। ऐसे ऊ वाला देखो अनुदनेषण अन्वेषण, सुदन आगतम स्वागत, सुदन स्वल्प, सुदनच स्वच्छ। री वाला देखो मातृधन इच्छा मातृच्छा, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, मातृधन आज्ञा मातृज्ञा, पितृधनुमति पितृनुमति। ऐसे देखो अयादि संधि, ए आई ओ औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो क्या होगा, आई आय होगा। ए आई आने पर तो आई आय होगा। जैसे सही धनक सहायक, नई धनक नायक, चेदन अन चयन, शेदन अयन शयन। ठीक है। फिर देखो ओ औ, ओ औ आने पर औ औ हो जाता है। भोदनुक भावुक, पोदनन पवन, भोदनन भवन, नोदनिक नाविक, पोदनक पावक, पोदनन पावन। अब आती है दूसरी हमारे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जो होती है इसमें व्यंजनों का आगम होता है, व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सतधंजन सतजन। यदि क च ट त प के बाद यदि य र ल व आता है तो आपको क्या करना है, क का ज यानी तीसरे वर्ण में चेंज करना है। षटधनानन षडानन, वाग्धनीश वागीश, दिक्धन गज दिग्गज। ठीक है। वैसे देखो क च ट त प के बाद न या म आए तो पांचों वर्ण में चेंज हो जाता है। षटधन मुख षणमुख, षटधन मास षणमास, वाग्धनमय वांग्मय, दिग्धनाथ दिग्नाथ। यदि त या द के बाद च छ आए तो च ठ ठ ड ड ड हो जाता है। जैसे उत्तधन चरित उच्चरित, सतधन चरित सच्चरित। फिर देखो यदि त के बाद श और त हो तो च और श के स्थान पर छ हो जाता है, और ह और त हो तो द का ह ध हो जाता है। उत्तधन शिष्ट उच्छिष्ट, सतधन शास्त्र सच्छास्त्र, उत्तधन श्वास उच्छ्वास, ततधन शिव तच्छिव। यदि किसी स्वर के बाद छ या छ से च का आगम हो तो छच्छ हो जाता है, आधा च और छ। विदन छेद विच्छेद, आदन छादन आच्छादन, अनुदन छेद अनुच्छेद, परिदन छेद परिच्छेद। यदि म के बाद स्पर्श व्यंजन क से म तक आए तो म का अनुस्वार बदल जाता है। समदन घात संघात, समदन गति संगति, अलमदन कार अलंकार, समदन कल्प संकल्प। और म के बाद यदि डबल म आता है तो देखो वो एक बार म आने पर आपको डबल म बनाना है। तो समधन मान सम्मान, समधन मिश्रण सम्मिश्रण। इसे म के बाद य र ल व श आए तो म क्या बन जाता है, अनुस्वार। समधनवाद संवाद, समधन लाभ संलाभ। ऐसे री र र श के बाद न ण ण वर्ण हो तो च ट वर्ग में बदल जाता है। अर्धन चना अर्चना, रामधनन रामायण, करधन न कर्ण, परिधन नाम परिणाम। अगली जो संधि आएगी वो है विसर्ग संधि। देखो विसर्ग संधि क्या था, विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का ओ हो जाता है कब, यदि अ हो और बाद में अ से तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व हो तो ओ हो जाता है। तपधन बल तपोबल, मनाधन मनोहर, मनाधन बल मनोबल, मनाधन रथ मनोरथ। ऐसे विसर्ग का र होगा तो विसर्ग के पूर्व यदि अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो य र ल व में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का र हो जाता है। तो निधन गुण निर्गुण, पुनर्धन जन पुनर्जन, निधन धन निर्धन। ठीक है। उसके बाद विसर्ग का श, विसर्ग के बाद यदि च छ छ आए तो विसर्ग का श हो जाता है। हरिधन चंद हरिश्चंद, दुहधन आशा दुशासन, दुहधन आशा दुराशा, निधन चल निश्चल। विसर्ग का स, यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। मनधन ता मनस्ताप, निधन तेज निस्तेज, निहदन संदेह निसंदेह, दुहदंतर दुस्तर। ऐसे देखो विसर्ग का श में कैसे बदलेगा। विसर्ग का श में यदि विसर्ग के पूर्व ई उ हो और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाएगा। धनुधन टंकार धनुष टंकार, निहदन पाप निष्पाप, निहदन काम निष्काम, निहदन ठुर निष्ठुर। और विसर्ग के आगे अगर र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, उससे पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाता है। जैसे निहदन रव नीरव, निहदन रज नीरज, निहदन रोग नीरव,
निधन रस नीरस। ठीक है, ऐसे ही देखो क फ फ से पूर्व जो के त्यों बने रहते हैं। अंतःकरण अंतःकरण ही रहेगा, प्रातः काल है प्रातः काल ही रहेगा, अधःपतन है अधःपतन ही रहेगा, और अंतःपुर है तो अंतःपुर ही रहेगा। तो ध्यान रखें कि आपको जो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि का आपको ध्यान रखना है। स्वर में 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, ठीक है, गुण संधि, वृद्धि संधि, लण संधि और अयादि संधि, और व्यंजन और विसर्ग के नियम याद करने हैं।